हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बिहार दरोगा साइंस की क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास ऑलरेडी हमने करा दिया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। यदि आपकी फर्स्ट क्लास है तो इस बात को आप समझ लीजिए कि पर क्लास में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन के साथ उनका डीपली एनालिसिस भी करेंगे ताकि इन 20 क्वेश्चन के साथ लगभग आपके 100 क्वेश्चन और हो जाए, यानी कि पर क्लास में आपके लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 20 ऐसे और उनके साथ जो डेटा आएगा वो भी मिला के लगभग आपका 150 के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास टाइम तो बचा नहीं है। 17 तारीख को पेपर है, जैसे कि आपको पहले से नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी में लग जाइए। साइंस का अच्छा खासा वेटेज आता है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि साइंस को तो छोड़ के ही नहीं जाना, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लाना है तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पे जाके आप ड्रीम जॉब अड्डा को सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। लोगो सेम ही है, यहाँ पास आपको लोगो देख सकते हैं, ऐसा ही लोगो है। यदि वहाँ नहीं जाना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना परिवार अभी बहुत छोटा है, धीरे धीरे करके ये बड़ा हो रहा है, तो आप लोग के ही सपोर्ट से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट हैपन इन द फिलामेंटल। देखिए इस वीडियो में आप हिंदी इंग्लिश दोनों है। पिछली वीडियो में क्या था कि सिर्फ हिंदी में था, इसमें आपको दोनों आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश। तो जिसको इंग्लिश में तो इंग्लिश देख सकता है, बाकी हिंदी में। एक तंतु लैंप फिलामेंट में क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक फिलामेंट लैंप जो होता है वो क्या कार्य करता है, उसका काम क्या होता है, तो किस प्रकार की ऊर्जा का कन्वर्जन होता है। तो जो आपका फिलामेंट लैंप होता है उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा, पहले विद्युत दी जाती है। जो आपके घर में बल्ब होंगे, बल्ब आप होल्डर में लगाते हैं, यानी होल्डर में क्या जाता है, विद्युत ऊर्जा जाती है। और विद्युत ऊर्जा का कन्वर्जन किस चीज में होता है, प्रकाश और उष्मा। जो आपका टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं वो हीट भी देता है। आप कभी उसको छुएंगे तो जल जाएंगे, जो अगर वो जलता हुआ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। देखिए फिलामेंट जो होता है, बल्ब जो फिलामेंट लैंप बल्ब होता है, इसका तंतु किस चीज का बना होता है, यानी कि फिलामेंट जो है किस चीज का बना होता है, तो इसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट करता है, एग्जामों में पूछा जाता है कि जो फिलामेंट लैंप होता है या भी बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। यहाँ 2-4 और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको हम कराए दे रहे हैं कि मे भी आपका आ जाए, ठीक। जैसे डायनेमो का कार्य क्या है, ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। परिवर्तित करता है। देन आप देखिए एक चीज और है, मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती का कार्य क्या है, मोमबत्ती में आप ऊर्जा का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा जो होगी उसका प्रकाश एवं उष्मा में परिवर्तित होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मा में, किसमें, प्रकाश एवं उष्मा में, ठीक है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तन होता है मोमबत्ती के। एक पॉइंट और लिखिए, सोलर सेल। देखिए सोलर सेल से क्वेश्चन आया हुआ था। सोलर सेल का कार्य क्या है, तो सोलर सेल क्या करता है कि सौर की जो सूरज की ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, सोलर सेल क्या करता है, उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टित करता है, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखिए, लाउड स्पीकर भी आ जाता है एग्जाम में, कई बार लोग डाउट में आ जाएंगे। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि
ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को, यहाँ पर देखिए लाल लिटमस है, ठीक है, पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण, यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिए कि सामान्य लवण के विलयन में गिराया जाता है या फिर डिबो दिया जाता है तो किस रंग में परिवर्तित होता है। तो ठीक है, एक चीज को दिमाग में हमेशा याद रखिए, जब सामान्य लवण के विलयन को हम लिटमस जो होता है इसमें गिराते हैं, सामान्य लवण के विलयन में लाल लिटमस को गिराते हैं तो क्या होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि हम लिटमस को अम्ल विलयन में गिराएंगे, ठीक है, यदि हम एक पॉइंट लिख लीजिए, यदि लिटमस पेपर को पेपर को अम्ल विलयन में गिराएंगे, अम्ल विलयन में गिराएंगे या डुबोएंगे तो कौन सा रंग देगा, डुबोएंगे तो कौन सा रंग देगा, तो ये आपका लाल रंग देगा, ठीक है, लाल रंग देगा, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, यदि हम लिटमस पेपर को क्षार विलयन में, अभी ऊपर अम्ल विलयन था, अब हम क्षार विलयन में, ठीक है, अम्ल विलयन के बाद आप किस विलयन में करेंगे, क्षार विलयन में, ठीक है, क्षार विलयन में डुबोएंगे, ठीक है, क्षार विलयन तो कौन सा कलर देगा, तो ये नीला रंग देगा, ठीक है, नीला रंग देगा, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, नीला रंग देगा यदि क्षार में डुबोएंगे लिटमस पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक वस्तु स्वयं दीप्त नहीं है, ठीक है, यहाँ पास नहीं है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा करिए। कई बार हम देख लेते हैं कि स्वतः दीप्त नहीं देखते, बस कैंसिल करके चले आते, तो यहाँ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो होगा स्वतः दीप्त नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग जो इस बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ नहीं है पहले से, तो 100% गलत करने वाला है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से देखते हैं तो चंद्रमा हमको रात में थोड़ा जलता हुआ दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि चंद्रमा जो है स्वतः दीप्त है, पर स्वतः दीप्त नहीं है। चंद्रमा में जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, अलग अलग जो तारे हो गए या फिर कुछ सूर्य होगा, इन सब चीज़ों का जो प्रकाश जाके रिफ्लेक्ट होके आता है, वो स्वयं का प्रकाश नहीं है चंद्रमा के पास, बाकी चीज़ों का प्रकाश उस पर जाता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी बिजली का बल्ब जो होगा इस पर हम जब लाइट देंगे तो अपने आप जलेगा, ठीक है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है, ये सब स्वतः दीप्त है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है, तो यहाँ पास गलत बताना है पोलर बियर के बारे में, ठीक है। तो पोलर बियर के बाद शरीर चिकना होता है, इनके नुकीले घुमावदार पंजे होते हैं, सफेद फर और त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। तो देखो जो आप ये पोलर बियर होते हैं, जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं, आप लोगों ने कभी भी डिस्कवरी आप देखे होंगे तो ये व्हाइट कलर के होते हैं, ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। इनकी त्वचा के नीचे बसा होती है, बिल्कुल बसा की परत होती है, तभी इतनी ठंडी में ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। इनके नुकीले घुमावदार पंजे होते हैं, और पंजे नुकीले होते क्यों है, क्योंकि अगर इनके नुकीले पंजे नहीं होंगे तो ये बर्फ पे नहीं चल पाएंगे, तो इनके पंजे भी घूमेंगे। ये तीनों आंसर सही है, तो इसका जो आंसर होगा गलत हो जाएगा, चिकना शरीर, ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, तो ये आपकी वन मिट्टी यानी कि फॉरेस्ट सॉइल जो होगी उसमें जो वाटर को धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली हुई वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका होगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में कुछ पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण जो होगा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में इमेज यानी कि प्रतिबिंब कैसी बनती है, ठीक है, प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है, इमेज जो होती है प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा और हमेशा यानी कि एक केस को छोड़ के सारे केसों में जो इसका इमेज जो बनेगी हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक, ठीक है, और वास्तविक, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब इसमें इमेज जो होगी आपकी जो उल्टा और वास्तविक ना बन के, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब वस्तु हमारी उल्टा और ना बन के सीधा और आभासी बनता है, सिर्फ एक कंडीशन है, कब बनेगी, जब एक कंडीशन में क्या बनेगा, सीधा और आभासी और आभासी, ठीक है, आभासी। और ये सीधा और आभासी कब बनेगा, ठीक है, जब आपकी वस्तु
जब हमारी वस्तु जो होगी कहाँ स्थित होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, ठीक है, ध्रुव के बीच में होगी, तब हमारी जो इमेज बनेगी वो सीधा और आभासी बनेगी। बाकी हर एक कंडीशन में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल अगर पूछ लिया गया कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप उल्टा और वास्तविक बताना है, उल्टा और वास्तविक बनाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो होगी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच, तो इसमें वस्तु का आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार भी बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास और क्या है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण देखिए यहाँ पास इसका उपयोग लिखना चाहते तो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग लिख सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है, दाढ़ी वाला मिरर होता है, आप लिख लीजिए, जगह नहीं है, मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, सर्च लाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट हो गई ना, जिससे आपका आगे गाड़ी की जो बल्ब लगा होता है उसके आगे को जो देखते हैं, वो जो ऊपर का बना होता है वो आपका अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट यानी कि जो पहले ज़माने में सर्च लाइट आती है, अब तो पता नहीं आती कि नहीं आती, देखने को नहीं मिलता, पहले आती थी जिससे जला के आप अंधेरे में जाते थे, तो वो वाली सर्च लाइट भी आपका अवतल दर्पण का ही होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के बारे में आप पॉइंट लिखिए। उत्तल दर्पण देखिए, इमेज याद रखिए कौन से में कौन सी इमेज बनती है, ठीक है। उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेज लिखे दे रहा हूँ, प्रतिबिंब या इमेज होती है। इमेज कैसी बनती है, तो इसमें इमेज जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा आभासी बनता है, हमेशा क्या करता है, वस्तु से छोटा आभासी बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आभासी बनता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर बना दूं, क्योंकि अगर आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो थोड़ा सा सही नहीं बन रहेगा, ठीक है। आभासी, ठीक है, ओके, ये बनेगा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग देखिए, इसका जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, जो साइड मिरर हो जिससे हम पीछे की वस्तु को देखते हैं, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए, गाड़ियों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे की वस्तु को देखने के लिए मिरर जो होगा, देखने वाला मिरर, ठीक है। और एक इसमें और एक उपयोग होता है सोडियम परावर्तक लैंप, ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप में, ठीक है, लैंप में। तो ये ऐसे कर लीजिए ताकि डाउट। अब देखिए आपका प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पर आपको बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, आप प्लेन मिरर के बारे में लिखिए कि इसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और पार्श्व उल्टा बनेगा। समतल दर्पण पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, वस्तु के बराबर है, पार्श्व उल्टा, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से रेसों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने में किया जाता है। तो टेरिकॉट बनाने के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, टेरिलीन प्लस कपास का उपयोग करके हम बनाते हैं टेरिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपका किस प्रकार से करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। और ये जो होंगे यूरिक अम्ल के रूप में, जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टाइल्स, ये सारे जीव जो होंगे करेंगे, ठीक है। देन आपका यूरिया के रूप में कौन सा करते हैं, यूरिया के रूप में आपके जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स समझिए, जितने भी स्तनधारी होते हैं मैमल्स, उन वो जो उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट का उत्सर्जन जो करते हैं, अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं, वो यूरिया के रूप में करते हैं, यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अमोनिया के रूप में कौन करता है, अमोनिया के रूप में अपशिष्टों का उत्सर्जन को इक्वेटिक जो जलीय जीव होंगे, जो जलीय जीव होते हैं, वो जलीय जीव जो होते हैं वो इस चीज के रूप में अपना अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जलोपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को कहा जाता है, स्थिर ठोस को इसको हम क्या कहेंगे, इसको देखिए स्लज कहते हैं, ठीक है, स्लज कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका स्लज समझ रहे हैं, जो आपकी मान ली कोई तालाब है, सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहे हो, एक तालाब है,
तालाब जब सूख जाता है, जब तालाब सूख जाता है उसकी सबसे ऊपरी परत, जो हल्की सी ऊपरी परत होती है जिसमें कई जीवों को, मछली हो गया और इन जीवों के अपशिष्ट पदार्थ चिपक जाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं स्लज। ठीक है, इसी को हटाया जाता है। जब किसी मछली पालन हो रहा है किसी तालाब में, तो जब वो तालाब सूख जाएगा उसको हटाएंगे, फिर दोबारा उसमें मछली पालन करेंगे, जब फिर मछलियां पूरी निकल के उसको सुखा के दोबारा फिर करेंगे, ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो वो आपका स्लज हो जाएगा। देखो, टैडपोल में अधूरे का विकास कारण होता है। टैडपोल जो होते हैं उसमें किसका कारण होता है, तो ये होता है आपका थायरॉक्सिन। कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों में गतिशीलता को नियंत्रित करता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर जाएंगे और कौन पदार्थ कोशिका के बाहर जाएंगे। कोशिका झिल्ली जो होती है एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, यह एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, इसका कार्य आपको पता है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होती है कि कोशिका के जो सारे अवयव होते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, हाँ, कोशिका के सारे अवयव, जितने अवयव होते हैं, सभी अवयव, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, देन आप ये तारक काय क्या होता है? देखिए, तारक काय के बारे में एक पॉइंट लिखिए कि इसकी खोज किसने की? तारक काय की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बोबेरी ने। इस चीज को आप याद रखिए, बोबेरी ने तारक काय की खोज की थी। तारक काय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद ही रखना है। आप खोज को याद रखें ना रखें, पर इस पॉइंट को जो बता रहा हूँ इसको आपको याद रखें। तारक काय जो होता है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट में नहीं पाई जाती। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख सकते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती झिल्ली कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट होता है। आत्मघाती झिल्ली कहते हैं इसको, आत्मघाती झिल्ली कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? आत्मघाती थैली कहेंगे, झिल्ली सॉरी थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन, फलीदार पौधों में मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। देखो, नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कौन होता है? राइजोबियम होता है। राइजोबियम को नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु कहते हैं। एक विद्युत केतली में हत्था किसका बना होता है? तो हत्था जो होता है वो आपका इंसुलेटर का बना होता है। हत्था किस चीज का बना होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का एक सिंपल सा मतलब है कि ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका इंसुलेटर कहलाता है विद्युत टर्म के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि और जैसे इसको अचालक भी बोल सकते हैं। एक इंसुलेटर जो होता है अचालक भी होता है, जहाँ पर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, जहाँ आवेश नहीं प्रवाहित होती, जैसे एक लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, कागज भी हो गया। ठीक है, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी मत समझ लेना, लकड़ी। ठीक है, अभी कंडक्टर कहाँ होता है? कंडक्टर का मतलब होता है एक तरह से चालक, संवाहक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत, जिन पदार्थों से विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, प्रवाहित सरलता से। देखिए, मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा, टाइम बहुत हो गया है, सोच रहे थे 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाने, अभी तो 13वें क्वेश्चन में है तो थोड़ा स्पीड बनाऊंगा। ठीक है, प्रवाहित होते हैं। अब देखिए, ये आपके चालक कहलाते हैं, कंडक्टर। देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा आप
थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, लिखने में दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो ये आपका होगा चांदी। दूसरा सबसे अच्छा चालक आपका तांबा होता है, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छा चालक जो होगा आपका तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तापमान की इकाई होती है, ये आपके डिग्री सेल्सियस होती है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि मूल राशियां कितनी होती हैं। तो 7 एसआई पद्धति में 7 मूल राशि होती है, 7 मूल राशियां होती है एसआई पद्धति में, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है इनको भी लिख लीजिए। विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये हो गया एम्पियर हो गया। सेकंड किसका मात्रक होगा, समय का मात्रक हो गया, सेकंड समय का मात्रक। मीटर किसका होगा मात्रक आपका, ये होगा लंबाई का हो जाएगा, लंबाई का, ठीक है। 4 यहाँ 3 आपके क्लियर हो गए। लंबाई का मात्रक। द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान का मात्रक आप किलोग्राम होता है, इसको केजी कहते हैं। उसके बाद आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का आपका मात्रक हो जाएगा कैंडला, ठीक है। थोड़ा यहाँ शोर हो रहा है, लोग पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, पर आप थोड़ा मैनेज कीजिए। पदार्थ का परिमाप, ठीक है, पदार्थ का परिमाप, इसका मात्रक हो जाएगा मोल, ठीक है। 2 डिराइव्ड यूनिट होती है, यानी कि जिन फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई है। तो एसआई में इसको भी याद रखिए, एसआई पद्धति में 2 जो होते हैं, 2 संपूरक होते हैं, इसको संपूरक बोलते हैं, संपूरक मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक। 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये आपका समतल कोण का मात्रक आपका होता है रेडियन, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और आपका होगा घन कोण, ये घन कोण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना, इसकी मात्रक याद ही। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, मृत वनस्पति में कोयले के रूपांतर को धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बनीकरण, इस क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, मैं आपको बोले दे रहा हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ओके। अपघटन क्या होता है, अपघटन होता है कि ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। जीवों में यह क्रिया जो होगी, आपके जैसे जीव मर जाते हैं, मरने के पश्चात जब क्रिया होती, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके शरीर को बहुत छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और वो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका डिकम्पोजिशन होता है। परिरक्षण का मतलब होता है किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना, खाद्य पदार्थ जो होंगे उनको सुरक्षित रखना अपना परिरक्षण होला। अब ये कैसे हो सकता है, आप किसी पदार्थ की मौलिक आकार या उसके रूप को परिवर्तित भी कर सकते हैं या बिना परिवर्तित कर सकते। परिवर्तित करने में जैसे इमली होती है, ओरिजिनल इमली होती है, उसे पैकेट में किस प्रकार से करके रखते हैं, ये चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल हम क्या ज्ञात करने के लिए कहते हैं, आवेशित को, ठीक है, आवेशित को। बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बैरोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं वायु दाब मापने में, वायु दाब मापने में, ठीक है, वायु दाब मापने में। हाइग्रोमीटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं सारे करा रहा। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर आपका पिछली बार का रिपीट क्वेश्चन है एसआई का, ओडोमीटर में आपका रिपीट क्वेश्चन, ये पहिए वाली गाड़ी का, पहिए वाली गाड़ी जो होगी, पहिए वाली गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी मापने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इवनिंग स्टार के नाम से आप शुक्र ग्रह को जाना जाता है। एक वस्तु 25 हर्ट्ज कंपन, तो इसमें समय अवधि, देखो समय अवधि और इसमें जो टाइम का रिलेशन होता है, टाइम इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्या, यानी कि समय अवधि हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है समय अवधि, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर कर देंगे 1/, फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज में होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये 1/, हो जाएगा आपका 25, ठीक है, 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.04, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियां कोशिका में श्वसन इसका उत्पादन करता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं में जब अब अवावसी श्वसन जो होता है तो इसके कारण क्या होता है, यानी इसके कारण क्या होता है, अपनी बॉडी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी जैसे कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, ऑक्सीजन का प्रॉपर तरीके से शोषण नहीं होता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल बहुत जमा हो जाता है, जिससे बॉडी पेन करती है। पैरों में जैसे बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिए तो अभी आपके बॉडी में पेन आ जाएगा, पैरों में पेन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि इसकी प्रकृति होती है, तो ये इसकी जो प्रकृति होती है क्या है, ध्वनिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, जल्दी का मतलब कल 6 बजे तक आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।